नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए अंक में। आशीष कोचिंग से आप एक नया वीडियो आज फिर से देखने वाले हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे और बार बार जैसे कि मैं एक बार रिवाइज कराती जाती हूँ आपको कि संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ा, क्रिया विशेषण भी पढ़ा और उसके बाद हम संधि समास भी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। उसके बीच बीच में कई सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो मैं बीच बीच में कुछ और भी बातें साथ में मिलाकर लेती जाती हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो कई विषय ऐसे होते हैं कि जिसमें हम एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हम उन विषयों को बार बार फिर से लेकर के आते हैं और उन विषयों से कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जैसे इससे पहले हम वाक्य पढ़ रहे थे तो आज कोशिश की है कि वाक्य में से कुछ और भी चीज़ें हम निकाल करके और आपके लिए लेकर के आएंगे और आप उसके बारे में विस्तार से चीज़ें जान सकेंगे। ठीक है, तो वाक्य में अनिवार्य तत्व क्या होते हैं? अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा खास क्या होना चाहिए जब आप एक वाक्य लिखते हैं। मैंने पहले भी कई उदाहरण दिए हैं कि जब वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य में सार्थकता का होना बहुत ज़रूरत है और उसके बाद क्या ज़रूरी है? योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। ये सारी चीज़ें देखने में कई चीज़ें, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमको क्या लगते हैं, बहुत सामान्य से लगते हैं, लेकिन अगर हम उन सामान्य चीज़ों को, उन सामान्य बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उनको बिल्कुल भी अलग कर देते हैं, तब हमारे वाक्य क्या है, गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि हम जब वाक्य लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, क्योंकि एक वाक्य से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती है। आप वाक्य ही लिख रहे हैं तभी आपके प्रश्न के उत्तर बन रहे हैं, आप वाक्य लिख रहे हैं तभी आपका निबंध बन रहा है, आप वाक्य लिख रहे हैं तभी आपका एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक है, तो अनिवार्य तत्व क्या है? वाक्य में निम्नलिखित अनिवार्य तत्व है। कितने हैं? छह अनिवार्य तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपके? एक ये आपका हो गया सार्थकता। ठीक है, सार्थकता क्या होता है? किसी भी चीज़ का सार्थक होना। ठीक है, जिसका सही अर्थ निकले। आगे मैं इसको और ज़रा सा विस्तार से आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपका क्या है? योग्यता। ठीक है, योग्य होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा मीन्स क्या होता है? इसका मतलब इच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या है? निकटता। इसको भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है पदक्रम। ठीक, पदक्रम आता है। पदक्रम कैसे होते हैं? पदक्रम हम किसे कहते हैं ये भी हम जानेंगे। कई चीज़ें, कई बातें हम हालांकि अपने बोलचाल में, साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जब वही शब्द हमारे पास कुछ और रूप में प्रस्तुत होते हैं तो हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब निकटता भी हम वाक्य में कह रहे हैं तो किस अर्थ में कह रहे हैं क्या हमें पता है? अगर हम पदक्रम कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, क्या हमें पता है? फिर उसके बाद अगर हम योग्य कह रहे हैं तो योग्य, योग्य कैसे, क्या हमें पता है कि हम किस अर्थ में बता रहे हैं उसको? फिर उसके बाद आपका अन्वय। ठीक है, ये किस अर्थ में है? ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब हम इनको जानते जाते हैं, ठीक है, तो समझते भी जाते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या लेना है, क्या परिभाषा देनी है, और परिभाषा अगर हम दे रहे हैं तो वो परिभाषा हमारी पूरी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सार्थकता की बात कही थी, तो सार्थकता हमारा क्या होता है? सार्थकता वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। हमने कुछ भी लिख लिया है वाक्य में और अगर हम वाक्य में इधर उधर कुछ भी फेरबदल करते हैं, हमारे वाक्य का कुछ अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे में हमारे वाक्य की जो सार्थकता है वो सार्थकता कुछ भी साबित नहीं होगी। वाक्य से हमारे कुछ भी साबित नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम वाक्य जब भी लिखते हैं तो हमारे वाक्य में हमारी एक सार्थकता हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सार्थकता। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है क्या? योग्यता। ठीक है, सार्थकता से हमने क्या समझा कि कुछ न कुछ जब हम वाक्य लिख रहे हैं तो उसका सार्थक अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी योग्यता, जैसे मैंने कहा कि योग्यता मतलब क्या? वाक्य में क्या योग्यता? तो वाक्य में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब क्या होता है?
जो आप उपयोग करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, वो सामान्य भाषा में समझिए कि जो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। मतलब कि आप जो भी अर्थ प्रकट करना चाहते हैं अपने वाक्य के माध्यम से, जो बताना चाहते हैं, अगर आपका वाक्य वही नहीं बता रहा है, वही साबित नहीं कर रहा है, अगर उसके योग्य नहीं है, तब आपका जो वाक्य है उसमें क्या है, कोई भी हम कहेंगे कि इसमें योग्यता नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये मैंने एक लिखा है यहाँ पे, एक वाक्य है, चाय खाई, मैंने चाय खाई, है ना। तो चाय खाई, ये क्या होगा, चाय खाई, ये कोई वाक्य है क्या? ये कोई वाक्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? चाय खाई नहीं जाती है बल्कि पी जाती है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि खाई नहीं जाती, पी जाती है ना। तो कोई भी ऐसा वाक्य कि जो हमारे सामने जब आता है, जब वो हमारे सामने योग्य ही नहीं है कुछ बताने के, जब उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, उसे हम सामने लेकर के आते हैं, तब उसका कोई महत्व ही नहीं है, वो कोई वाक्य हमारे सामने है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा जैसे मैंने बताया था, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, तो इच्छा क्या है? अब वाक्य में कैसे आ रहा है, इच्छा कैसे आ रहा है, क्या हम बता रहे हैं? तो आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। ठीक है, आपका जो वाक्य है, आप जो भी लिख रहे हैं वाक्य, उसमें क्या है, वो अपने आप में पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, आपका पूर्ण वाक्य होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, प्रस्तुति, आपको समझाना, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं वाक्य के माध्यम से, वो होती है आपकी अभिव्यक्ति। जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी अभिव्यक्ति करने का तरीका, उसके बताने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो आपका हो जाता है अभिव्यक्ति। बहुत सरल सरल शब्दों में भी हम समझ सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो कई बार हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हमारे जो कई शब्द होते हैं वो बिल्कुल सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अधूरापन लगे, जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया ने कर्ता को जानने की इच्छा होगी। ठीक है, क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी। क्या है आपका कि जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्या है, क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी। तो पूर्ण वाक्य किस प्रकार से होगा? ठीक है, राम पत्र लिखता है। अब पत्र क्या है, पत्र लिखता है, हमें क्या पता चल रहा है, इसमें कुछ ही पता चल रहा है क्या? कुछ ही पता हमें नहीं चल रहा है कि इस वाक्य में क्या हम बता रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं कि राम पत्र लिखता है, तब उस समय हमें पता चलता है कि पत्र कौन लिख रहा है, पत्र राम लिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारा जो वाक्य है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए कि वो अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत ना हो, बल्कि अर्थ का अनर्थ हो। ठीक है, कोई भी वाक्य हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जो अपूर्ण हो, पूर्ण वाक्य हमें बिल्कुल लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है निकटता। जैसे कि मैंने कहा कि निकटता, तो वाक्य में हम निकटता क्या जानेंगे, तो बोलते समय या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। जब हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ये ऊपर उदाहरण मैंने आपको बताया, पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, और आप अगर उसमें कुछ ऐसे शब्द डालते हैं कि जो उसके आसपास का निकटता का बोध नहीं कराते हैं, तब वो वाक्य क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। तो हर वाक्य, चाहे वह स्कूल जा रहा है या वह खाना खा रहा है, कोई भी उदाहरण हम ले लेते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, अगर वाक्यों में निकटता नहीं होती है, अगर एक मैं उस पढ़, उसके बाद रही हूँ आप कहीं और लिखते हैं और उसके बीच में कुछ और वाक्य डालते हैं या कोई शब्द डालते हैं, तो वो चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं। तो वाक्यों में निकटता का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं, और ऐसे उदाहरण आप खुद भी अपने तरीके से बना सकते हैं कि जब आपको पता होगा कि निकटता हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है पदक्रम। ठीक है, पदक्रम मैंने बताया था आपको कि पदक्रम क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि जब शब्द बड़े बड़े हमारे पास आ जाते हैं तो हमें लगता है कि ये शब्द तो हमने
सुना ही नहीं था, पता नहीं ये क्या होता है। तो उसमें जैसे कई बार इसके मैंने कहा कि परिभाषा लिखना है और उसके बाद उसके भेद लिखना है या उसके प्रकार लिखना है, तो कई बार हम उसमें भी प्रकार या भेद इसमें भी हम भ्रमित होते हैं कि प्रकार क्या है, भेद क्या है। कई बार छोटे बच्चे भी या आप थर्ड के हो, फोर्थ के हो, 5 के हो, किसी क्लास के भी हो, कई बार हमें उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ें भी बिल्कुल एक सी हैं, उनमें भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से ये पद क्रम, जैसे कि बहुत सामान्य सी चीज़ है लेकिन बस पद क्रम लिखा हुआ है, तो इससे हमें भटकना नहीं है। पद क्रम मतलब कि एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य में आपके एक निश्चित क्रम होगा, तो वो वाक्य आपका बहुत सुंदर लगेगा, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होगी, तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत सटीक होगा और आपके लिए अच्छे मार्क्स हमेशा लेकर के आएगा। तो सुहावनी, अब लिख रहे हैं कि सुहावनी है रात होती चांदनी, ठीक है। सुहावनी है रात होती चांदनी, ये इधर उधर है वाक्य में। हम जब देख रहे हैं कि ये जो पद क्रम है, इसके जो पद होते हैं, जब ऐसे ही जब हम कविताएं भी लिखते हैं, कविताएं भी आप लिखते हैं और कविताओं में आप इधर उधर जो उसके गज़लें भी लिखते हैं, तो उसके जब हम अंतरे मिलाते हैं या गीत जब लिखते हैं, देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके अंतरे भी हम देखते हैं कि कितने मिलते हुए से रहते हैं, मिलते जुलते हुए से रहते हैं और वही चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें खींच करके रखती है, ठीक है। तो इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, तो फिर इसे वाक्य को हम क्या मानेंगे, सही नहीं मानेंगे। ऐसे जो भी वाक्य होंगे उसको हम सही नहीं मानेंगे और इसे हम वाक्य भी नहीं मानेंगे, ठीक है। इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो सही नहीं होंगे और हम उसे सही मानेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसे इस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है। हम इस बात को लिख सकते हैं, चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है। कोयल बहुत मधुर गीत गाती है, ठीक है। ये भी वर्ड, कोयल गीत गाती मधुर है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आपको ना तो सुनने में अच्छा लगेगा और ना ही आपको बोलने में अच्छा लगेगा। आम मीठा है फल, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो क्या ये वाक्य भी आपका सही है, बिल्कुल भी उसमें पदों का क्रम बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हर जो पद होते हैं, समझ लीजिए कि जब आप वाक्य को उठाकर और अपने सही सही जगह पर जब आप रख रहे हैं, तब वो आपका होता है पद क्रम, और वो पद क्रम आपका जब अच्छा होता है तो आपका वाक्य भी बहुत सही बनता है। अब अन्वय, ठीक है। अन्वय में हम क्या जानते हैं, अन्वय का अर्थ है मेल, अन्वय मतलब होता है मेल, ठीक है। तो मेल क्या है, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए, ठीक है। जब भी वाक्य आप लिख रहे हैं तो वाक्य में लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, काल हो, मान जाइए कि हम पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पर स्त्रीवाचक का आप रमेश लिखती है, आप लिखते हैं, तो वो वाक्य की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से लिंग, वचन, पुरुष, अब एक वचन है आप उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं, शुरुआत में आपने एक वचन का प्रयोग किया है, बाद में आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो वो भी गलत होता है, ठीक है। तो वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, ठीक है। कर्ता क्रिया जो भी हम लगा रहे हैं, देखिए वो सही नहीं है, तो ये वाक्य भी क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, बालक और बालिकाएं गए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इस तरीके से जब भी हम वाक्य बना रहे हैं तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अन्वय हमारा यही बताता है कि जब मेल करता है, अन्वय मेल है, अन्वय मतलब मेल, और मेल बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे आपका लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, काल हो और या तो कारक हो, वो सभी उनका मेल होना चाहिए, तभी आपका वाक्य क्या है, सही होगा। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको ये बताया, इससे आपने बहुत कुछ समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को। आज इस अंक में बस इतना ही।